एक भी झूठ नहीं सुनना चाहता था। निष्ठा ने उसे देखा और फिर से अपनी नजरें झुका ली। वो आरोही के बारे में सोचने लगी और फिर उसे भी लगा कि उसे सब बता देना चाहिए। निष्ठा कहती है, वो मुझे नहीं नित्या को पकड़ने वाले थे और उन्हें लगा कि मैं नित्या हूँ। मैंने नित्या से पूछा भी था कि वो लोग कौन है, लेकिन उसने मुझे कुछ ठीक से नहीं बताया। उसने कहा था कि अब मेरी जान को भी खतरा है, इसलिए मुझे संभल कर रहना होगा। निष्ठा उस दिन की बात अच्छे से याद करते हुए कह रही थी। उसे याद था कि आरोही उस दिन कितना डरी हुई थी, लेकिन उसे मारना कौन चाहता है? अभय कहता है। निष्ठा कहती है, उसने कहा था कि वो उसे मारना नहीं चाहते, वो उसे पकड़ना चाहते हैं। अनिकेत कहता है, पर कौन? वहां बैठे सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर ये साजिश कौन कर रहा था। कुणाल रावत, उसने यही नाम बताया था, वो शायद उसी से भाग रही है। निष्ठा कहती है। अभय कहता है, कुणाल रावत? पर ये कौन है? निष्ठा कहती है, पता नहीं, उसने इस बारे में ठीक से बात नहीं की थी। उसने कहा था कि उसका नाम नित्या है और उसका बर्थ डेट भी वही है जो मेरी बर्थ डेट है। ना ही उसे पता है कि उसका जन्म कहाँ हुआ था, और आज तक ये बात मुझे भी नहीं पता कि मैं कहाँ पैदा हुई थी। अभय कहता है, क्या उसने अपने मम्मी पापा के बारे में नहीं बताया? निष्ठा कहती है, उसने कहा था कि उसके माँ पापा की मौत कार एक्सीडेंट में हो गई थी जब वो 8 साल की थी, पर शायद वो एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने उनकी जान ली थी, किसी ने उसकी फैमिली को बर्बाद कर दिया और उनका सब कुछ छीन लिया। इतना कहकर निष्ठा चुप हो गई। तभी अनिकेत कहता है, लेकिन जब मैं उससे मिला था तब तो वो अपने मम्मी पापा से बात करती थी। उसने आज तक मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया कि उसके मम्मी पापा नहीं है। सभी अनिकेत को देखने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जितना वो इस बारे में बात कर रहे थे उतना ही सब उलझता जा रहा था। पर ये कैसे हो सकता है? और तुम उससे कब मिले थे? उसने मुझसे कहा था कि अनिकेत जानता होगा कि मानवी कहाँ है। निष्ठा अनिकेत को देखते हुए कहती है। अभय कहता है, अनिकेत कौन? निष्ठा अनिकेत की ओर देखने लगी तो अभय कहता है, पर उसका नाम तो अभिमन्यु है। अनिकेत बीच में ही कहता है, मैं ही अनिकेत हूँ। अनिकेत ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, मैं उससे 4 साल पहले मिला था। उस वक्त नायरा सिर्फ 19 साल की थी। मैंने उसे पहली बार लंदन के रेस्टोरेंट में देखा था। वो एक छोटे से बच्चे को अपने हाथों से खाना खिला रही थी और वो बच्चा भी ऐसे खा रहा था जैसे उसे बहुत दिनों से खाना नहीं मिला था। मैं एक पल के लिए उसे देखता ही रह गया। उसने उस बच्चे को खाना खिलाया और खुशी खुशी वहां से चली गई। मैं उस वक्त रॉयल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। उस दिन मैंने अपनी कार पार्क की और कॉलेज के अंदर जा ही रहा था कि देखा कि कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे थे। मैंने वहां जाकर देखा कि एक लड़की आई और उसने उन लड़कों को 2 मिनट में ही पटक दिया। मैं हैरानी से उसे बस देखता ही रह गया। वो सारे लड़के अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए। वो नायरा थी। उसे कभी किसी की हेल्प की जरूरत नहीं थी। वो अपने में मस्त रहती थी। उसे हमेशा कुछ ना कुछ शरारत सूझती ही रहती थी। उस दिन मैं सीधे अपनी क्लास में चला गया। दिन बीतते गए। मैं रोज रोज उसका नया रूप देखने लगा। वो हर चीज में एक्सपर्ट थी। ऐसी कोई चीज नहीं थी जो उसे नहीं आती थी। उसका दिमाग बहुत तेज था। वो जो एक बार देखती वो उसे कभी नहीं भूलती थी। मैं एक दिन क्लास में जा रहा था कि किसी ने मेरे ऊपर पूरी कोल्ड ड्रिंक की बाल्टी ही डाल दी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। जब मैंने अपनी नजरें घुमाकर देखा तो मेरे सामने नायरा खड़ी थी, जो किसी बच्चे की तरह चेहरा बनाकर खड़ी थी। वो किसी लड़के के ऊपर वो बाल्टी पलटने वाली थी, लेकिन गलती से मैं वहां आ गया था। उस दिन हमारी दोस्ती हुई थी और ये दोस्ती इतनी पक्की हो गई थी कि हम सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। अनिकेत की बात सुनकर मिहिर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे इतनी जलन हो रही थी कि उसका मन अनिकेत को जान से मार देने को कर रहा था। क्या अनिकेत की जगह उसे अपनी आरोही के पास नहीं होना चाहिए था? अनिकेत ने अपनी बात कहना जारी रखा। ऐसे ही दिन बीतते गए। उसे नई नई चीजें सीखना बहुत पसंद था। वो कहीं से भी कुछ भी नया सीख लेती थी, फिर वो उसके बारे में मुझे भी सिखाती थी। और ऐसे 1 साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। नायरा इंडिया आने वाली थी। उसने कहा था कि वो कितने साल बाद अपनी फैमिली से मिलने वाली है। वो बहुत खुश थी। वो इंडिया वापस आ गई थी और मैं उसका इंतजार लंदन में कर रहा था। उसे गए हुए 1 महीना बीत गया था। वो मुझे कॉल करती थी, लेकिन कुछ समय बाद उसका कॉल आना बंद हो गया। मैं बहुत टेंशन में आ गया कि वो ठीक होगी या नहीं। मैंने डिसाइड किया कि मैं उससे मिलने इंडिया जाऊंगा। मुझे ठीक से नहीं पता था कि वो कहाँ रहती थी। उसने कहा था कि वो जयपुर में रहती थी। मैं दूसरे दिन ही जयपुर के लिए निकल गया, लेकिन उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। वो मुझे कहीं नहीं मिले। कुछ दिन ऐसे ही जयपुर में बीत गए। रात का वक्त था। एक दिन मैं बाहर रोड पर टहल रहा था, तभी एक कार आई और एक लड़की को टक्कर मारकर चली गई। उस लड़की को ज्यादा चोट तो नहीं आई थी, लेकिन वो बेहोश हो गई थी। मैं जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले गया। कुछ देर में उसे होश आ गया और उसने मुझे थैंक यू कहा। मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। उसने कहा कि वो चली जाएगी, उसकी बहन आ रही है। उसने अपनी बहन को कॉल किया। मैं उसके पास ही रुका था। कुछ देर बाद वो आई जिसे मैं कब से ढूंढ रहा था। मैं वहां नायरा को देखकर हैरान हो गया। वो भी मुझे बस देखते ही रह गई थी। मैं उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि उसका मोबाइल खराब हो गया था, लेकिन मुझे पता था वो साफ साफ झूठ बोल रही थी। पर उसकी बहन भी साथ में थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। नायरा ने अपनी बहन मानवी से मुझे मिलवाया। हम सब बैठकर बहुत देर तक बातें करते रहे थे। वो दोनों कुछ परेशान सी लग रही थी। उसी टाइम मेरे घर से कॉल आया कि दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। मुझे तुरंत लंदन लौटना पड़ा। कुछ दिन मैं नायरा से बात नहीं कर पाया। मैं उसे सरप्राइज देने के लिए बिना बताए जयपुर वापस आ गया। मैंने वहां पहुंचकर उसे कॉल किया, पर उसका फोन मानवी ने उठाया। वो बहुत रो रही थी और उसे ऐसे रोते देखकर मैं बहुत डर गया था। मानवी ने मुझे एड्रेस भेजा और वहां आने के लिए कहा। मैं बिना देरी किए वहां चला गया। उस जगह पर चारों ओर गोलियां चल रही थी और चारों ओर लाशें पड़ी हुई थी। वहां का भयानक नजारा किसी का भी दिल दहलाने के लिए काफी था। मानवी को गोली लगी थी
और वो दीवार के पीछे छुपी हुई थी। उसने मुझे नायरा की ओर इशारा किया। मैंने पीछे पलट कर देखा तो हैरान हो गया। नायरा पूरी तरह खून से लथपथ थी। उसने अपने हाथों में गन पकड़ रखी थी और किसी एक्सपर्ट की तरह गोलियां चला रही थी। वो चारों ओर से उन लोगों से घिरी हुई थी। मैं उससे दूर खड़ा था। मैं बिना कुछ देखे उसकी ओर भागा। मैंने साइड में पड़ी हुई बंदूक उठाई और उन लोगों को मारने लगा। हम दोनों लगातार गोलियों की बारिश कर रहे थे। इसी बीच नायरा को गोली लगने वाली थी। मैंने उसे दूर धक्का दिया और 3 गोलियां मुझे लग गई। मैं बेहोश हो गया था। मेरी आंखें नायरा को देखते हुए बंद हो गई थी। उस दिन के बाद से आज मैं अब नायरा को देख रहा हूँ। इतना कहकर अनिकेत चुप हो गया और बाकी सब अनिकेत को देख रहे थे। अनिकेत के ये बताने पर कि 4 साल पहले क्या हुआ था, सब उसे ही घूरने लगे थे। निष्ठा कहती है, फिर तुम्हें वहां से कौन ले गया? अनिकेत कहता है, मुझे जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था। शायद मुझे पुलिस हॉस्पिटल लेकर गई थी। निष्ठा कहती है, तो मानवी कहाँ है? अनिकेत कहता है, पता नहीं। उस दिन के बाद मैंने नायरा को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। मुझे लगा था कि वो मानवी के साथ होगी। मैंने हॉस्पिटल में भी पता करने की कोशिश की, लेकिन मुझे वहां भी कुछ पता नहीं चला। मुझे डर भी था कि उसे कुछ हो ना गया हो। अभय कहता है, तो क्या आरोही मानवी को ढूंढ रही है? अनिकेत कहता है, हाँ, वो पिछले 3 सालों से मानवी को ढूंढ रही थी, लेकिन वो नहीं मिली। लेकिन जब उसे पता लगा कि मैं जिंदा हूँ, तो शायद उसे लगा कि मानवी मेरे साथ होगी। तुम आरोही के पास जाओ, उसके साथ कोई नहीं है। अभय निष्ठा को देखकर कहता है। निष्ठा ने माहिर की तरफ देखा। जाओ, माहिर कहता है। उसके कहने पर निष्ठा वहां से आरोही के पास चली गई। अब रूम में माहिर, मिहिर, अनिकेत और अभय थे। माहिर और मिहिर अभी तक बिल्कुल चुप थे। मिहिर की नजर बार बार माहिर पर जा रही थी। अभय मिहिर की ओर देखते हुए कहता है, क्या तुमसे आरोही ने कभी कुणाल के बारे में बात की है? मिहिर थोड़ा रुक कर कहता है, नहीं। उसके रूखे सूखे से भाव को देखकर अभय खुद से कहता है, उफ, ये लड़का, वो बेचारी इसे देखकर तो कुछ बोल ही नहीं पाती होगी। ये सब बताना तो दूर की बात है। अनिकेत कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि नायरा को कुणाल ने किडनैप किया था? उसकी इस बात पर अभय कहता है, शायद हाँ, हो सकता है, लेकिन मैंने आज तक कुणाल रावत का नाम नहीं सुना। माहिर कहता है, क्या नित्या की फैमिली में कोई नहीं है? मिहिर माहिर की ओर देखते हुए कहता है, वो अपनी बुआ के साथ रहती थी। उसका छोटा भाई है और उसकी बुआ की बेटी भी है। अभय कहता है, क्यों ना हम उनसे पूछें कि 3 साल पहले क्या हुआ था? माहिर कहता है, नहीं, उन लोगों को पता चलेगा तो वो आरोही से मिलने आएंगे, और जब आरोही को इन सब के बारे में पता चलेगा तो वो और भी ज्यादा टेंशन लेगी। हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। अभय उसके थके हुए चेहरे को देखकर कहता है, मुझे लगता है कि सबको रेस्ट करना चाहिए। रात के 9 बज गए हैं। अब आप सबको घर जाना चाहिए। सब रूम से बाहर आए और आरोही के पास आ गए। निष्ठा उसके पास बैठी हुई थी और प्यार से उसके बालों को सहला रही थी। कोई और ऐसा करता तो शायद मिहिर उसके हाथ ही कटवा देता, क्योंकि ये हक तो सिर्फ उसका था। पर निष्ठा को आरोही के पास देखकर उसे अच्छा लग रहा था। अनिकेत वहां रुकना चाहता था, पर शायद उसका वहां पर कोई काम नहीं था। उसने एक नजर आरोही को देखा और अपने दिल में लिए दर्द को लेकर वहां से चला गया। अभय भी मिहिर से मिलकर अपने घर चला गया। माहिर निष्ठा की ओर देखते हुए कहता है, निष्ठा, चलो घर चलते हैं। निष्ठा कहती है, हमें नहीं जाना, हमें नित्या के पास ही रहना है। माहिर उसे समझाते हुए कहता है, निष्ठा, हम कल सुबह नित्या से मिलने आ जाएंगे। निष्ठा जिद करते हुए कहती है, हमने कहा ना हमें नहीं जाना। माहिर कुछ कहता उससे पहले ही मिहिर कहता है, रहने दो उसे। माहिर भी आगे कुछ नहीं कह पाया। फिर वो सोफे पर जाकर बैठ गया और निष्ठा को देखने लगा। मिहिर आरोही के बेड के दूसरी ओर बैठ गया। पूरे रूम में सन्नाटा था। किसी ने कुछ नहीं खाया था। सब बैठे बैठे ही सो गए थे। सुबह के 5 बज रहे थे जब आरोही ने अपनी आंखें खोली। उसका सर दर्द से फटे जा रहा था। उसका पूरा बदन दर्द कर रहा था। उसे धीरे धीरे सब याद आने लगा। वो मिहिर को देखने लगी। उसने उसका एक हाथ कसकर थामा हुआ था और बैठे बैठे ही सो गया था, और दूसरा हाथ निष्ठा ने थामा हुआ था। आरोही को बहुत डर लग रहा था। वो पहले निष्ठा के हाथ को छुड़ाने लगी कि तभी निष्ठा की नींद खुल गई। वो आरोही को देखकर खुश हो गई। निष्ठा कहती है, अब तुम कैसा फील कर रही हो? नित्या कहती है, वो मैं। निष्ठा को समझ आ रहा था कि नित्या किस बात से परेशान है। निष्ठा कहती है, तुम परेशान मत हो, सब ठीक है। निष्ठा की आवाज से माहिर और मिहिर की भी नींद खुल गई। मिहिर आरोही को देखने लगा। मिहिर प्यार से कहता है, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? नित्या चारों ओर देखते हुए अपनी कमजोर आवाज में कहती है, मुझे अभी घर जाना है। मिहिर कहता है, तुम पहले पूरी तरह से ठीक हो जाओ, फिर हम घर चलते हैं। नित्या कहती है, नहीं, मुझे अभी जाना है। माहिर साफ देख पा रहा था कि नित्या भी निष्ठा के जैसी ही थी। आरोही जिद नहीं करते। मिहिर उसे प्यार से समझाते हुए कह रहा था। वो उस पर जरा भी गुस्सा नहीं करना चाहता था। आरोही ने अचानक अपने सर को पकड़ लिया और उसके सर में तेज दर्द हो रहा था। मिहिर घबरा गया। मिहिर कहता है, आरोही, तुम ठीक हो ना? माहिर ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आरोही को चेक करने लगे। अब आप पहले से बेहतर हैं। आप ज्यादा दिमाग पर प्रेशर मत डालिए और अपने दिमाग को आराम करने दीजिए। डॉक्टर आरोही को देखते हुए कहते हैं, क्या मैं इसे घर ले जा सकता हूँ? मिहिर अपने हमेशा वाले रूड आवाज में कहता है। मिहिर की आवाज सुनकर डॉक्टर घबरा गया। डॉक्टर कहता है, हाँ हाँ, पर ये खुद को थकाए नहीं, जितना ज्यादा हो सके रेस्ट करें
और दवाई टाइम पर ले, बाकी ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। आरोही का सर दर्द तो माहिर और मिहिर को एक साथ देखकर ही हो रहा था। वो कभी माहिर को देखती तो कभी मिहिर को और कभी निष्ठा को देखने लगती। पता नहीं क्या हुआ था जो उसे बिल्कुल नहीं पता था। डॉक्टर वहां से चला गया। मिहिर ने विजय को कॉल किया और कार लाने को कहा। आरोही मिहिर की ओर देखती है और कहती है, मुझे निष्ठा के साथ रहना है। आरोही को डर था कि निष्ठा को कोई आरोही समझकर नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए वो निष्ठा के साथ ही रहना चाहती थी। मिहिर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, लेकिन वो आरोही को जरा भी तकलीफ नहीं देना चाहता था। वो माहिर को देखने लगा। माहिर को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। मिहिर कहता है, क्यों ना तुम दोनों मेरे घर पर रहो। वो सिचुएशन उन दोनों भाइयों के लिए बहुत ऑकवर्ड थी। मिहिर जिसे अपने घर पर किसी का भी आना बिल्कुल पसंद नहीं था, उसे ये बोलना बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। वहीं माहिर अग्निहोत्री जैसी शख्सियत क्या किसी और के घर में रह सकता था? निष्ठा माहिर की ओर देखने लगी। उसे पता था माहिर नहीं मानेगा। प्लीज, आरोही माहिर को रिक्वेस्ट करते हुए कहती है। ठीक है, माहिर कहता है तो निष्ठा हैरानी से माहिर को देखने लगी कि ये एक बार में कैसे राजी हो गया, वो भी किसी और के घर में रहने के लिए। वो वहां से सीधे मिहिर के घर के लिए निकल गए। 6:30 बज रहे थे जब सब मिहिर के घर पहुंचे। माहिर को बहुत अजीब लग रहा था। वो कभी ऐसे किसी के घर में नहीं रुका था। आरोही कार में ही फिर से सो गई थी। मिहिर उसे बाहों में उठाकर घर के अंदर आ रहा था। विजय भी वहीं था। मिहिर कहता है, आप दोनों रेस्ट कर लीजिए, विजय आपको आपका रूम दिखा देगा। विजय माहिर और निष्ठा को उनका रूम दिखाने चला गया। मिहिर ने धीरे से आरोही को बेड पर लिटा दिया। फिर उसने आरोही के माथे पर किस किया और उसके साथ ही लेट गया। दूसरी ओर माहिर और निष्ठा रूम के अंदर आए। रूम काफी अच्छा था। निष्ठा ध्यान से उस रूम को देखने लगी। कुछ ऐसा ही रूम माहिर का भी था। माहिर निष्ठा पर बहुत गुस्सा करना चाहता था, पर वो चाहकर भी गुस्सा नहीं कर पा रहा था। निष्ठा यहाँ वहां देख रही थी कि तभी माहिर ने निष्ठा को पकड़कर दीवार से सटा दिया और उसे गुस्से में किस करने लगा। निष्ठा ने भी कुछ रिएक्ट नहीं किया। उसे पता था कि माहिर उससे बहुत नाराज था। सुबह से निष्ठा माहिर से नाराज थी और अब माहिर निष्ठा से नाराज था। निष्ठा की किस्मत इतनी खराब थी कि वो नाराज रहती तो भी उसे ही उल्टा मनाना माहिर को पड़ता। कुछ देर में माहिर निष्ठा के होठों से अलग हो गया और बिना एक बार भी निष्ठा को देखे वॉशरूम में चला गया। निष्ठा को बहुत बुरा फील हो रहा था। वो बेड पर जाकर लेट गई और उसे कुछ देर में नींद आ गई। माहिर भी रूम में आया और वो निष्ठा को कसकर गले लगाकर सो गया। सब चैन से सो रहे थे, पर कोई था जिसे अब भी नींद नहीं आ रही थी। दूसरी ओर एक बड़े से बंगले में एक लड़का सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा था। उसके हाथ में एक शराब की बोतल थी और उसके आसपास 4-5 लड़कियां खड़ी हुई थी। सुबह हो चुकी थी, पर वो अभी भी शराब के नशे में था। वो जल्द आपके पिंजरे में होगी। हमने उसे ढूंढ लिया है। आपका इंतजार अब खत्म होगा। उस इंसान के पास खड़े लड़के ने कहा। सोफे पर बैठा लड़का एक खतरनाक स्माइल करते हुए कहने लगा, मेरी राजकुमारी के आने की तैयारी, ध्यान रहे कोई कमी ना हो। सर झुकाए हुए सामने खड़े लड़के ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से चला गया। दूसरी ओर सुबह के 10 बज गए थे। निष्ठा ने अपनी आंखें खोली और वो माहिर को देखने लगी जो उसे कसकर पकड़कर सो रहा था। निष्ठा मनी मन कहती है, अभी तो कुछ देर पहले नाराज था और अब मुझसे चिपक कर सो रहे हैं, राक्षस कहेंगे। फिर माहिर के हैंडसम फेस को कुछ देर तक निहारने लगी और धीरे से बेड से उठकर तैयार होने चली गई। वहीं मिहिर आरोही के पास बैठकर एकटक उसे ही देख रहा था और प्यार से उसके बालों को सहला रहा था। उसका मोबाइल बजने लगा। उसने जल्दी से फोन उठाया। दूसरी ओर से विजय कहता है, बॉस क्या आरोही मैम के लिए नर्स की जरूरत है? मिहिर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि आरोही को कोई और हाथ भी लगाए। उसने मना कर दिया और उसने डॉक्टर की एक टीम को अरेंज करने के लिए कहा जिससे आरोही को कोई प्रॉब्लम ना हो। आरोही की भी नींद खुल गई। मिहिर आरोही को देखने लगा। वहीं निष्ठा रूम के बाहर खड़ी थी और मिहिर की बातें सुन रही थी। निष्ठा ने धीरे से दरवाजा नॉक किया। उसके हाथ में नाश्ते की प्लेट थी जिसे वो आरोही के लिए बनाकर लाई थी। मिहिर ने बस हाँ में सिर हिलाया। निष्ठा अंदर आई। वो आरोही को देखकर मुस्कुराने लगी। निष्ठा मिहिर की ओर देखते हुए कहती है, आप भी फ्रेश हो जाइए, मैं आरोही को चेंज करने में हेल्प कर देती हूँ। मिहिर मना करना चाहता था पर वो चाहकर भी मना नहीं कर पाया। मिहिर कपड़े लेकर रूम से बाहर आ गया। निष्ठा आरोही के पास बैठी थी। आरोही परेशान सी निष्ठा को देखने लगी। उसे यूं परेशान होते देख निष्ठा कहती है, तुम परेशान मत हो, सब ठीक है। हमें अनिकेत मिल गया है और मानवी भी जल्दी मिल जाएगी। आरोही कहती है, पर मिहिर। निष्ठा कहती है, कुछ नहीं होगा, मानवी हमारी बहन है, वो भी इस बात को समझते हैं। आरोही कुछ नहीं कह पाई। निष्ठा आरोही के हाथ को कसकर थामते हुए पूछती है, नित्या, तुम्हें किडनैप किसने किया था? आरोही थोड़ा रुककर कहती है, वो मिहिर की फ्रेंड ऋतु थी। निष्ठा हैरान हो गई। उसे ऋतु पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो पागल लड़की, उसकी नीयत तो हमें पहले से ही ठीक नहीं लग रही थी। हम मिहिर को बताते हैं कि उसकी बेस्ट फ्रेंड कितनी अच्छी है। निष्ठा गुस्से में कहती है। नित्या कहती है, अभी नहीं, वो पहले भी हमें लेकर बहुत परेशान होंगे और वो उनकी बेस्ट फ्रेंड है। उन्हें पता चलेगा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। निष्ठा नित्या को टेंशन में देखकर बात को पलटते हुए कहती है, वो सब छोड़ो, हमने तुम्हारे लिए बहुत टेस्टी नाश्ता बनाया है। चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर साथ में नाश्ता करते हैं। आरोही ने भी मुस्कुरा दिया, पर कोई था जो उन दोनों की सारी बातें सुन रहा था। मिहिर जब दूसरे रूम में जा रहा था तो उसे माहिर मिल गया। माहिर ने निष्ठा के बारे में पूछा तो मिहिर उसे अपने रूम की ओर ले गया, लेकिन वो दोनों बाहर ही रुककर उन दोनों बहनों की बातें सुनने लगे।
इस वक्त मिहिर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो रितु को छोड़ने वाला नहीं था। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि उसके आरोही को हर्ट करने वाला कौन था। वो बस उसकी जिंदगी नर्क बनाने वाला था। उसी वक्त विजय का कॉल आया। विजय कहता है, बॉस, वो सारे गुंडे मिल गए हैं जिन्होंने आरोही मैम को किडनैप किया था। और मिहिर गुस्से से कहता है, और क्या? विजय डरते हुए कहता है, बॉस, वो उन्हें ये सब करने के लिए रितु मैम ने कहा था। विजय मुश्किल से ये सब कह पाया। मिहिर कहता है, उनकी खातिरदारी में जरा भी कमी नहीं होनी चाहिए।